तो सर इन आवर लास्ट क्लास अपन ने वीडियो ऑन करो भाई जल्दी। इन आवर लास्ट क्लास अपन ने वॉइड एग्रीमेंट्स के चैप्टर में पॉइंट नंबर 6 का एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ज्यादातर ट्रेड में से आता है, इन तीनों में से, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में ज्यादातर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ इसमें से यदि क्वेश्चन आना होगा ना, तो पहला ऑप्शन ट्रेड में से, सेकेंड ऑप्शन लीगल प्रोसीडिंग में से। और चूंकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, कोई मैरिज काउंसलर नहीं बन रहे हैं, इसलिए यहां से सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, यदि आना होगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस 1, 2 एंड देन 3 इस तरीके से देना। तो अब तीसरा वाला अपने को स्टार्ट करना है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। कैसे कि सर आइए समझते हैं। रिचा वीडियो ऑन कर। सर 2 मिनट में खाना फिनिश कर रही हूँ। बाप रे, चलो आ जाओ। अकेले अकेले खाने से पाप लगता है। नेक्स्ट कि सर मान लो सुया कर्नावट और दिशी के बीच में कोई एक एग्रीमेंट बन रहा है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है किसी चीज को लेके। ओके सर, सुया कर्नावट और दिशी कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये देना। इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा एक टर्म ये भी डाल ली कि सर यदि हम में से किसी भी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी पार्टी के से कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोर्ट्स को बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे। वो कोर्ट्स को अप्रोच नहीं करेंगे, ऐसा लिख दिया। नन ऑफ द पार्टीज हु इज अलाउड टू अप्रोच द कोर्ट। सर ये इतना सा पार्ट जो है, इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। रिस्ट्रेंट का मतलब उसको रोक रही है। तो ये क्या हो गया, ये इतना सा पार्ट वॉइड एग्रीमेंट हो गया और इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी सब वैलिड रहेगा, ये जो पार्ट है इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस भी पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाना है वो जा सकती है। क्या ये बात समझ में आई? इट इज वॉइड पार्ट। अरे आप किसी को उसका कानूनी हक के लिए कोर्ट अप्रोच करने से कैसे रोक सकते हैं? बेवकूफानी बात लिखी है यहाँ पर कि नहीं नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल कोर्ट नहीं जाएगा। नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सेकंड, यदि ऐसा लिखा है कि सुया कर्नावट या दिशी में से किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी से कोई प्रॉब्लम है, तो पहले तो वो आर्बिट्रेशन से पहले मैटर सॉल्व करेंगे। वो पहले आर्बिट्रेशन से मैटर को सॉल्व करेंगे। और यदि आर्बिट्रेशन के डिसीजन से कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। यानी कि पहले ऑब्लिगेशन क्या रखा है कि कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाओगे, मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करोगे। नाउ व्हाट इज आर्बिट्रेशन? मान लो सुया कर्नावट या दिशी में से किसी को कोर्ट जाना है, तो सबसे पहले तो कोर्ट फी पे करनी पड़ेगी। ओके सर, विच रन्स इनटू लैक्स ऑफ रुपीज। फिर उसके बाद में वकील की फीस पे करनी पड़ेगी, लॉयर की फीस पे करनी पड़ेगी, विच अगेन इज नॉट अ सस्ता अफेयर, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। नेक्स्ट, फिर सर उसके बाद में 20 साल तक धक्के खाएंगे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी जज छुट्टी पे, कभी वकील छुट्टी पे, कभी कोर्ट छुट्टी पे, कभी फाइल एक से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो रही है, कभी कोई पैसा मांग रहा है। तो कोर्ट में जाने पे भी मौत ही है बेटा। ठीक है, तुम ये समझते हो आई विल सी यू इन कोर्ट, जो ऐसा डायलॉग है ना, ये केवल कहने और सुनने में अच्छा लगता है। आई विल सी यू इन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में जाने पे सबके है ना कपड़े उतर जाते हैं, इतनी बुरी हालत होती है, लिटरली घर के चम्मच बिक जाते हैं, ये हालत होती है केस लड़ते लड़ते। चम्मच जैसी बेसिक चीज जो खाने के काम आती है ना, वो बेच के लोगों ने केस लड़े हैं अपने अपने। इसलिए फिर 20 साल रोते फिरेंगे, फिर जाके होएगा। ओके सर, तो क्या है, एक इन चीजों से बचने के लिए एक प्रोसेस आई विच इज नोन एज आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट होता है। आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट करके एक एक्ट है, उसके अंडर ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं। क्या होता है, दिशी भी और सुया कर्नावट भी
मिलके एक थर्ड पर्सन, मान लो रिचा है, रिचा दोनों की बहुत अच्छी मित्र है, या फिर जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था उसकी जानकार है, उस फील्ड की जानकार है, तो रिचा को दोनों ने मिलके आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, जस्ट लाइक अ जज। ठीक है, जो कि इसकी भी बात सुनेगा, इसकी भी बात सुनेगा और अपना डिसीजन देगा कि मेरे हिसाब से दिशी के फेवर में जाना चाहिए, या मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, श्रेया कर्नावट के फेवर में जाना चाहिए। ठीक है सर। तो आर्बिट्रेटर जस्ट लाइक जज की जगह पे होता है। प्रोसीडिंग्स कौन से एक्ट के अंडर चलती है? आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के अंडर चलती हैं। और जस्ट लाइक जज फैसला देता है ना कोर्ट में, वैसे आर्बिट्रेटर भी आर्बिट्रल अवार्ड देता है, आर्बिट्रल अवार्ड देता है, वो भी अपना फैसला देता है भाई इस मामले में क्या होना चाहिए। क्या आर्बिट्रेशन अवार्ड बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे? जो भी डिसीजन रिचा ने दिया है क्या वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा? द आंसर इज यस। जैसे कि कोर्ट का डिसीजन दोनों पार्टीज को मानना पड़ता है, वैसे ही आर्बिट्रेटर के द्वारा दिया गया डिसीजन दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है। तो सर अब बात क्या हो रही है, पहले एग्जांपल में तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में मैंने आपको बताया था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ सॉरी लीगल प्रोसीडिंग्स में मैंने आपको बताया था दोनों पार्टीज डिसाइड कर रही हैं, दिशी और सुया करनावट, कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा। अरे बिल्कुल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, इसलिए ये वॉइड एग्रीमेंट है। ओके सर। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि सर चलो कोर्ट जाने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आर्बिट्रेशन से मैटर को सॉल्व करेंगे, उससे कोई हैप्पी नहीं है तो वो कोर्ट जाएगा। तो ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, ये बिल्कुल लीगल प्रोसेस है। ऐसा करना कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड बात है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई वॉइड एग्रीमेंट नहीं है यदि पहले आपको आर्बिट्रेशन में जाने की बात करी जा रही है। ओके। तो ये बिल्कुल इससे तुम्हारा दोनों पार्टीज का फायदा है और ये कानूनी बात है। तो बोल रहे हैं कोर्ट से पहले यदि किसी पार्टी को प्रॉब्लम है तो पहले आर्बिट्रेशन में जाएगा, फिर हैप्पी नहीं है डिसीजन से तो कोर्ट में अपील करेगा। फाइन, एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। आज दिन तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट क्या है बोल। हो गया क्लियर सर। हो गया क्लियर, चलो वंडरफुल। एंसल की आदत सबको लग गई है। नेक्स्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट, यदि ऐसा बोलें कि डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, वो तो यहां पर भी बोलते हैं द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। हाँ फाइनल है और बाइंडिंग भी होता है, हाँ, लेकिन उसके खिलाफ अपील करना है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, तब वो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा बोले दैट द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ओके, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो पार्टी वुड गो टू कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर। सर ये गलत हो गया, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगा, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगा, क्योंकि आप किसी को आगे आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ कोर्ट जाने से रोक रहे हो। अरे यार, लोअर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हायर कोर्ट जा सकते हो ना, और हायर कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना, तो व्हाई नॉट आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हो? सर बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा करने से रोक रहे हैं तो फिर वो गलत बात है। ओके सर। यदि ऐसा बोलते हैं कि सर द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, नंबर वन, but the party can, if any party is dissatisfied, it can appeal into the court against the decision of the arbitrator। नंबर टू, अभी तक भी सही है ना कि सर आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा? यस। लेकिन कोई पार्टी खुश नहीं है तो उसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती है? यस। अब तीसरा पार्ट जोड़ रहा हूं इसमें। तीसरे पार्ट में क्या लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना कि सर तीसरा पार्ट ये है कि कोर्ट भी जितना आर्बिट्रेटर ने मॉनेट्रिकल टर्म्स में अवार्ड दिया है, जितना आर्बिट्रेटर ने मॉनेट्रिकल टर्म्स में अवार्ड दिया है, उससे ज्यादा अवार्ड नहीं देंगे,
उससे उसके दायरे के अंदर अंदर कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा अवार्ड नहीं देंगे पैसे में। तो क्या ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है? नहीं, ये वैलिड बात है। यदि करना आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग होगा, ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन पार्टी कोर्ट में अपील कर सकती है, यदि कोई डिससेटिस्फाइड है तो कर सकती है। लेकिन कोर्ट में भी मॉनेट्रिकल टर्म्स में जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया है उससे ज्यादा अवार्ड नहीं हो पाएगा। सर ये बिल्कुल वैलिड माना गया है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। तो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको। यदि ऐसा लिखते हैं कि आर्बिट्रेशन से ही मैटर सॉल्व करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, गलत है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। लेकिन ये लिखना सही होगा कि सर कोई पार्टी आर्बिट्रेटर के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो कोर्ट जा सकता है। और नंबर 3, आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा, पार्टी कोर्ट में अपील कर सकती है, यहाँ तक भी ठीक है। और कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर से ज्यादा मॉनेटरिकल टर्म्स में अवार्ड नहीं करेगा, उसके अंदर कम करना है तो कर सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, तो आर्बिट्रेशन वाला पॉइंट समझ में आ गया, कोर्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया। मिदुष बोल बेटा। सर ये मॉनेट्रिकल टर्म्स का एक एग्जांपल दो ना। जैसे कि एक्स ने वाई के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चलाई, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो कोर्ट जाने की बजाय आर्बिट्रेटर के पास चले गए। कोर्ट ने एक्स को वाई को बोला कि तू एक्स को 10 लाख रुपए पे करेगा, तूने जो काम किया उसके लिए। ओके, ये मॉनेट्रिकल टर्म आर्बिट्रेशन से ये मॉनेट्रिकल लिमिट हो गई ना। तो यदि हम ऐसा लिख रहे हैं कि इस 10 लाख से ज्यादा कोर्ट नहीं, कम करना है, ज्यादा कम करना है फाइन, इसके अंदर अंदर करना है फाइन, इससे ज्यादा अवार्ड नहीं करेगा, यानी कि वाई अब आर्बिट्रेटर ने 10 लाख का ये जो अमाउंट सेट कर दिया, मॉनेट्रिकल लिमिट सेट कर दी, उससे ज्यादा कोर्ट नहीं देगा। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख को वाई को नहीं बोलेगा इसमें। ठीक है, फाइन, बोथ द पार्टीज आर फाइन, यदि साइन कर रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है। कोर्ट को कम करना है, 8 लाख करना है तो वो कर सकता है, ज्यादा करना है तो नहीं कर सकता। गॉट द पॉइंट? यस, ठीक है। तो सर ये 1 2 3 4 पॉइंट पढ़ लिए, अब आ जाओ 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सर, हाँ, 5वां पॉइंट, जो आदमी नोट कर रहा है ना वो तो रह जाएगा जीत में, और जो नोट नहीं कर रहा है या जो अ, वापस रिकॉर्डिंग देख के नोट नहीं करेगा, उसके पॉइंट्स याद नहीं रहने हैं। और यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, टाइम बार्ड केस। टाइम बार्ड केस याद आ रहा है? पढ़ा था टाइम बार्ड होने का कंसेप्ट क्या होता है? कौन बताएगा टाइम बार्ड होने का कंसेप्ट? एंसल, वीडियो क्यों नहीं चालू है तेरा? फर्नांडीज। सर मम्मी ने कुछ बनाया तो वो खा रहा हूँ। अच्छा, मम्मी ने नहीं बनाया होता तो भी तू खा रहा होता? ठीक है, पकोसना तो अपना नहीं काम सर। है। अरे सर नहीं। अच्छा, काबरा जी, आपकी मम्मी ने भी कुछ बनाया है क्या? काबरा जी कहाँ चले गए? कविश देसाई, तेरी मम्मी ने भी कुछ बनाया है क्या? तो थोड़ा पार्सल लगा देना मेरे यहाँ पर। चलिए सर। सुहान गोयल, चार्मिंग पर्सनालिटी। हेलो। हाँ काबरा जी। हाँ हाँ सर, मैं भी लंच ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो मेरे को भी लंच करते करते ही पढ़ाना चाहिए। इस क्लास का नाम लॉ क्लास की बजाय लंच एंड डिनर क्लास ही रख देते हैं। ठीक है। हम्म। लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारी टाइम मैं ही ले लेता हूँ क्लासेस तुम्हारी। हर खाने के टाइम लॉ पढ़ते रहना मेरे साथ में, मजा ही आ जाएगा। दिन में 4 बार क्लास करेंगे, ब्रेकफास्ट क्लास, डिनर क्लास, लंच क्लास, ब्रंच क्लास। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब सर टाइम बार्ड केस क्या होता है, कौन बताएगा? टाइम बार्ड केस, हाँ दक्ष अग्रवाल बोल। सर जब कोई 3 इयर्स से ऊपर हो जाता है ना तो वो लोन टाइम बार्ड हो जाता है। क्या 3 इयर्स से ऊपर हो जाता है? उसका ये कंप्लेन करने का, उसके खिलाफ मतलब कंप्लेन करवाने का पीरियड। अच्छा, ये 3 इयर्स की गणना कहाँ से चालू होगी, किस टाइम सर से जो होगी? समझो 1 जनवरी को मुझे लोन मिला
हाँ 2022 हाँ, मेरे को डेट्स नहीं चाहिए, मेरे को टेक्निकल टर्म चाहिए। सर फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट। फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जब हमें सामने वाले पे एक्शन लेने का, केस करने का कॉज मिल जाता है। कॉज कब मिलता है? जब पर्टिकुलर तारीख को उसको कुछ करना था और उसने नहीं किया, तो हमें उस पे कॉज मिल जाता है उसके ऊपर केस करने का। ठीक है, सो दैट इज द टाइम, वहां से हमको टाइम मिलता है उसके खिलाफ कोर्ट में जाने का। सर ये टाइम पीरियड कहाँ दिया हुआ है? बताया था मैंने आपको, कितने टाइम में सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में पहुंचना है। ये टाइम पीरियड कहाँ दिया हुआ है? कि सर इंडियन लिमिटेशन एक्ट करके एक एक्ट होता है, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है कि सर वो टाइम लिमिट बताता है। लिमिटेशन मतलब टाइम लिमिट बताता है जिसके अंदर अंदर आपको कोर्ट में पार्टीज के खिलाफ केस करना होता है। सर अब दक्ष अग्रवाल ने बोला कि सर 3 साल में कोर्ट में पहुंचना होता है, इसने जनरलाइज कर दिया बातों को। ये यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है और सामने वाली पार्टी को चुकाना था, आज तारीख, आज को नहीं चुकाया तो आज कॉज ऑफ एक्शन आ गया हमारे पास में, हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो आज की तारीख से, लोन देने की तारीख से नहीं, आज जब पैसा वापस मिलना था उस तारीख से, जब वो नहीं मिला तो हमको कॉज ऑफ एक्शन मिल गया। कॉज ऑफ एक्शन से लोन डेट रीपेमेंट के लिए 3 साल के अंदर अंदर सामने वाले पे केस ठोकना होता है। ठीक है, नहीं ठोका तो चौथे साल केस टाइम बार्ड हो जाएगा। अब आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते इस मैटर में, दूसरे मैटर में करना है। तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर सामने वाले में के खिलाफ कोर्ट में पहुंचना होता है, तो वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। अलग अलग केस के लिए, टाइप ऑफ केसेस के लिए, सिचुएशंस के लिए अलग अलग लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। जैसे कि जमीन का कोई केस चल रहा है एक्स और वाई के बीच में, एक्स ने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो वाई को उसके खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए 12 ईयर्स का टाइम मिलता है। जमीनों के मामले बड़े होते हैं ना, इसलिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 12 साल का पीरियड मिलता है। तो 3 साल जनरलाइज मत करना। डेट रिपेमेंट या लोन रिपेमेंट के लिए 3 साल के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन से कोर्ट का दरवाजा खटखटा देना है, नहीं तो बाद में उस पर केस नहीं कर पाओगे। नंबर 2, सर लिमिटेशन पीरियड का मतलब समझ में आ गया ना आपको? यस सर, मैंने क्यों रिवाइज कराया? उससे रिलेटेड पॉइंट है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स पढ़ रहे हैं अपन। यदि अपने को किसी के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स दायर करनी है तो क्या लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर ही करनी पड़ेंगी ना? यस सर, लिमिटेशन पीरियड जो भी है उस मैटर को लेके उसके अंदर अंदर सामने वाली पार्टी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स दायर करनी होगी। अब यदि सुया कर्नावट और दिशी अपने एग्रीमेंट में ये लिख देती हैं, यदि हम में से किसी भी पार्टी को सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में जाना है तो वो उसे 6 महीने के अंदर अंदर चले जाना होगा, नहीं तो बाद में केस मेंटेनेबल नहीं रहेगा। जबकि उसके लिए लिमिटेशन एक्ट में पीरियड दिया हुआ था 3 साल। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कट शॉर्ट दी लिमिटेशन पीरियड कर रहे हैं। ये लोग कट शॉर्ट दी लिमिटेशन पीरियड कर रहे हैं। क्या ऐसा करना एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स होगा एंड वॉइड एग्रीमेंट होगा? द आंसर इज यस। यू कैनॉट कट शॉर्ट द लिमिटेशन पीरियड, वो अगले का अधिकार है, लीगल अधिकार है कोर्ट में जाने का। सो यू कैनॉट कट शॉर्ट द लीगल प्रोसीडिंग। गॉट द पॉइंट और नॉट? लीगल प्रोसीडिंग्स के, आर्बिट्रेशन के, कोर्ट नहीं जाने के, आर्बिट्रेशन में जाने के, आर्बिट्रेशन के बाद कोर्ट जाने के, आर्बिट्रेशन के बाद कोर्ट तो जा सकते हो लेकिन मॉनेट्रिकल टर्म्स में ऊपर नहीं जा सकते कोर्ट। ठीक है, ये भी सही है। लिमिटेशन पीरियड को छोटा करने के ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। क्या ये पोर्शन करीब करीब समझ में आया? बोलो यस और नो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, बोलिए बोलिए। यस सर। गोयल साहब आया या नहीं आया? यस यस सर। यस सर। अच्छा, किसको नहीं आया? जस्ट को डाउट है क्या? नहीं सर, मैं आंसर देने के लिए हाथ उठाया था। आंसर देने के लिए हाथ उठाया था। ठीक है, चलिए जी, हाथ नीचे कर लीजिए।
अपन चालू करते हैं अब इसको पढ़ना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स को पढ़ना। 5:15 बजे सवेरे क्लास करके मजा आया या नहीं आया, बताइए। कैंसल बहुत यस मजा आया सर। सर। है? हाँ सर, पूरा दिन खाली में रहा फिर। पूरा दिन खाली भी रहा, पर पूरे दिन में तो नहीं सोता रहा कि सवेरे जल्दी उठ गया था मैं, इसलिए मैं पूरे दिन नहीं सोऊंगा। सर, मिस ने वीक का गोल दिया है, वो खत्म नहीं हो रहा। अरे बाप रे। चलिए, सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स पढ़ना स्टार्ट कर भाई दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. Agreement restricting enforcement of right, an agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his legal rights under or in respect of any contract is void to that extent. Example पर हाँ पढ़ना। A clause in a contract provided that no action should be brought upon it in case of breach. Such a clause is void because it restricts both parties from enforcing their legal rights. ठीक है, ये देखो, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी। अरे ये कैसा रिस्ट्रिक्शन हुआ है, इट इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये तो यहाँ हो गया। नोट नंबर 1 पढ़, ये बताना रह गया है, नोट नंबर 2 बता दिया है, नोट नंबर 1 पढ़। Where two courts have jurisdiction to try a suit, an agreement between the parties that the suit could be filed in one of those courts alone and not in the other is not invalid. इज नॉट इनवैलिड। मिल्टन एंड कंपनी वर्सेस Milton. ओजा ऑटोमोबाइल कंपनी। क्या देखो, लैंडमार्क नहीं है केस, पर अच्छी बात बोल रहा है क्या कि सर दो कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन है ना। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन यार? ज्यूरिसडिक्शन होता है कि कौन से कोर्ट में मैटर को लगाएंगे, सुया कर्नावट और दिशी कौन से कोर्ट में लगाएंगे, उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा। ज्यूरिसडिक्शन मल्टीपल तरीके से डिसाइड होता है। सबसे पहला तरीका, यदि पार्टीज ने खुद ने नहीं डिसाइड किया है तो मल्टीपल तरीके से ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट में चलेगा ये डिसाइड होता है। कैसे? मान लो सुया कर्नावट और दिशी एक ऐसी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं विच इज सिचुएटेड इन मुंबई। प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? मुंबई। तो कौन से कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा? सर द कोर्ट्स इन मुंबई विल ऑटोमेटिकली हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर द मैटर। व्हाट द पॉइंट? तो पहला कि सब्जेक्ट मैटर कहाँ है, उस हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन तय हो जाता है कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा। दूसरा कि सर सुया कर्नावट बैठी है गुजरात में और दिशी बैठी है महाराष्ट्र में। एक्सेप्टेंस मिली है, ऑफर मिला, एक्सेप्टेंस ऑफर सुया कर्नावट ने दिया, दिशी ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस वापस कहाँ मिली? सर वापस गुजरात में मिल रही है। तो सर एक्सेप्टेंस जहां पर मिल रही है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ माना जाएगा, तो वहां के कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन होगा। मान लो इन्होंने कोई माल खरीदने बेचने के लिए, कोई जमीन नहीं कोई माल, ठीक है सर, तो एक्सेप्टेंस जहां पर मिल रही है वहां के कोर्ट्स का बाय डिफॉल्ट ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है। ये सेकंड तरीका ज्यूरिसडिक्शन होने का। ठीक है सर। सर तीसरी सिचुएशन ये समझने वाली है कि सर सुया कर्नावट और दिशी एक गुजरात में बैठी है, एक महाराष्ट्र में बैठी है। इन लोग ने ऐसा डिसाइड किया, दोनों ने मिल के डिसाइड किया, द कोर्ट्स इन महाराष्ट्र will have jurisdiction over our matter, over our contract. The courts in Maharashtra will have jurisdiction in our matter. ठीक है, सिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और दिशी को तो रहती महाराष्ट्र में थी। तो सर इन्होंने ऐसा डिसाइड किया तो भी ये वैलिड है। पार्टीज खुद भी अपने कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन जगह के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इतना निगोशिएशन पावर उनको दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? तो क्या ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है? सुया कर्नावट कल तो कहते हुए आ जाएगी कि मैं तो गुजरात में केस ही फाइल नहीं कर पा रही हूँ, मैं तो गुजरात में, इसलिए ये तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है ना। तुमने खुद ने डिसाइड किया ना। यस सर, ये बिल्कुल वैलिड है, ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। तुम लोग कभी कभार कोई बिल खरीदते हो, मतलब कोई सामान खरीदते हो तो उसका बिल मिलता है। यस सर, बिल के पीछे लिखा हुआ होता है ना
The matter, in case of any dispute between the parties, the matter will be dealt solely into the courts of Maharashtra या into the courts of Mumbai. ठीक है, तो वो सही कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है सर. नेक्स्ट, कि सर ऐसा भी होता है, देखो जो हालांकि तुम्हारे मतलब का मैटर नहीं है अभी, पर ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक और तरीके से डिसाइड होता है. मैटर कितने रुपीस का है, मान लो फॉर एग्जांपल, ये कोई एक्चुअल लिमिट्स नहीं है. फॉर एग्जांपल यदि मैटर 10 करोड़ रुपए का है तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में डील होगा, इससे कम है तो वो लोअर कोर्ट्स में डील होगा. ऐसे भी ज्यूरिस मतलब रुपए का मैटर के हिसाब से, रुपए के हिसाब से भी मैटर डिसाइड होता है कि डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन कौन सा लगेगा. बातें समझ में आ गई? बोलिए यस और नो. बातें समझ में आ गई? ज्यूरिसडिक्शन. तो सर यस यदि सर. पार्टीज आपस में Yes. ऐसा डिसाइड कर रही हैं कि मुंबई में ज्यूरिसडिक्शन होगा, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही. ये कोई एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. यस सर. नोट नंबर 2 पढ़ भाई. रेफरिंग द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन में 2 पॉइंट्स है. पहला पॉइंट पढ़. A contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to arbitration and that only the amount decided in the arbitration shall be recoverable is a valid contract. Contract by which parties agree that any dispute between them shall be referred to arbitration. Sir, हम पहले मैटर को आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे. एंड दैट ओनली द अमाउंट डिसाइडेड इन दैट आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल. कि सर केवल उतना ही अमाउंट, मैंने वो मॉनेटरी लिमिट की बात करी थी ना, वो वाला पॉइंट है ये, कि जितना आर्बिट्रेशन में अवार्ड में दिया गया उतना ही अमाउंट रिकवरेबल होगा. ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, ऐसा सही है. पॉइंट नंबर बी पर. But right to challenge the arbitration award further in court of law cannot be excluded by the agreement. लेकिन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर के डिसीजन के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जाएगा. ऐसा उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो क्या? नहीं सर, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. अब नेक्स्ट ए पढ़ लिया अपन ने, एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग एनफोर्समेंट ऑफ राइट. बी, एग्रीमेंट्स लिमिटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. गलत होते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते. पढ़ ले भाई. Agreements limiting the period of limitation, an agreement which limits the time within which an action may be brought so as to make it shorter than that prescribed by the law of limitation, is void because its object is to defeat the provisions of law. कानून 3 साल Example. का है, तुमने 2 साल कर दिया, 6 महीने कर दिया कि कोर्ट में जाना है तो 6 महीने के अंदर अंदर चले. अरे पब ऐसा नहीं होता है, गलत बात है. एग्जाम्पल पढ़. A clause in a contract provides that no action should be brought after 2 years. Such a clause is void because it limits the period of limitation of 2 years, which is less than the period of limitation, that is 3 years, prescribed by the Law of Limitation Act. ठीक है, चलिए. तो इसी के साथ में अपन ने कर लिया एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. यहाँ तक के कर लिए. सबसे बड़ा यही पॉइंट था रिस्ट्रेंट वाला. एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन हम पहले कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स में, इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कराएंगे. ठीक है सर. अब अपन करते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स. वेजरिंग एग्रीमेंट्स का क्या मतलब बताया था जश? जश सर ये सर सर थोड़ा याद करा, मुझे मेरे को मालूम है. मालूम है? पत्ते खेलता है तू? पत्ते, हाँ सर. पत्ते खेलता है? ताश खेलता है? यस सर, खेलता हूँ. खेलता है. तूने अपने दोस्त के साथ में शर्त लगाई, या तूने दक ये सॉरी जश ने वीर अपने ब्रदर के साथ में शर्त लगाई. क्या लगाई? कि यदि मैं पत्ते खोल रहा हूं उसमें से काला पान का पत्ता आ गया तो तू मुझे 100 रुपए देगा, नहीं आया तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा. आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स 13 कार्ड्स ब्लैक के होते हैं, हर कलर के 13, उसमें से कोई एक आ गया तो मैं 100 दूंगा, नहीं तो तू मुझे 100. क्या कर रहे हैं? बैठ के सट्टेबाजी कर रहे हैं. ठीक है, दोनों भाई मिलके क्या कर रहे हैं? सट्टेबाजी कर रहे हैं.
सट्टेबाजी करना कोर्ट में मतलब लॉ में वेजरिंग एग्रीमेंट्स बोलते हैं। शर्तें लगाना पैसे की, सट्टेबाजी, ये सब वेजर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स। क्या वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं? हाँ सर, गलत होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। अच्छा, अब तो वीडियो ऑन कर लो या खाना ही खाते रहोगे? सर अभी याद रहेगा सर, सट्टेबाजी याद रहेगा। हाँ, सट्टेबाजी याद रहेगा क्योंकि वीर को भी डाल दिया ना मैंने इसमें, इसलिए अभी याद रहेगा। ये इमेजिन्ड अपने दिमाग में कि एक मेरा भाई है, हम दोनों बैठे हैं पलंग पे, पत्ते खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ करना, क्या हो गया? करना बोलो। सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मैंने बताया था ना, वेजरिंग एग्रीमेंट्स बाय डिफॉल्ट वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, हेलो। लेकिन इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र एक कदम आगे बढ़ गई इन जगह की सरकारें, और वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इन दो स्टेट्स में कैसा एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है? इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है, एक कदम और आगे, जेल भेजो। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इन स्टेट्स में इलीगल एग्रीमेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए यार, अरे पढ़ाया था ना यार, बिल्कुल याद रहना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं जो भी क्लास में बोलता हूँ उसमें से अपने को है ना कीवर्ड्स निकालने हैं, कीवर्ड्स आंसर में आने चाहिए। कीवर्ड्स कैसे? कि सर मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन ध्यान करोगे ना आप लोग, कि किन चीजों में मैं ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ बोलते हुए या मेरा वॉइस चेंज हो रहा है, वो कीवर्ड्स या वो इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दक्ष अग्रवाल बोल। सर एक पूछना था कि लॉटरी खरीदना वेजरिंग एग्रीमेंट है तो सही, मतलब है तो सही, लेकिन क्या होता है देखो, किसी स्टेट में कानून में, देखो तुम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हो तो तुमको इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर, हमारे इंडिया में कैसा सरकारी सिस्टम चलता है कि सर क्वासी फेडरलिज्म चलता है। क्वासी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है रे? व्हाट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ बोल जश। सर कॉन्ट्रैक्ट विच इज विदाउट बीइंग सेड, पर वो अप्लाई हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला जाता है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन रियल सेंस बट रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई एक चीज है ये, है ना? रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके जैसा जैसा है वैसा ही कुछ है। तो क्वासी फेडरलिज्म का मतलब है अपने इंडिया में दो जगह सरकारें चुनी जाती हैं, एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी सरकार चुनी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स की। क्या किसी भी एक सरकार के पास में पूरी पावर है? नहीं सर, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है काम करने की, कुछ मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कुछ मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। ठीक है सर। तो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से मैटर्स, इसलिए देखो दो लेवल्स पे सरकारें काम कर रही है ना, इसलिए पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है, क्वासी फेडरलिज्म है। थोड़ी ताकत एक के पास में है, थोड़ी ताकत दूसरी सरकार के पास में, पूरी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म एक टर्म है सरकार चलाने का, कि पूरी पावर का कंसंट्रेशन एक ही पार्टी, एक ही सॉरी सरकार के पास में नहीं है, बटा हुआ है। ओके सर। तो सर क्वासी मींस बटा हुआ फेडरलिज्म है, थोड़ा सा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। ओके सर। तो सर ये कैसे डिसाइड होगा कि किन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और किन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी? सर ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एक एनेक्स्चर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आई थिंक इट इज एनेक्स्चर 7, आई एम नॉट श्योर, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट, उस एनेक्स्चर में लिस्ट दी हुई है कि सर लिस्ट नंबर 1 में तो सर जो भी मैटर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि डिफेंस, इंडिया का डिफेंस करने के लिए जो भी कानून बनाना है वो कौन बनाएगा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लिस्ट नंबर 1 में जो भी आइटम दिए हुए हैं उनमें कौन कानून बनाने का अधिकार रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
लिस्ट नंबर 2 में जो भी आइटम दिए हुए हैं उनमें कौन कानून बनाने का अधिकार रखता है उन मैटर्स पे, कि सर स्टेट गवर्नमेंट्स, वो स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाना है। और लिस्ट नंबर 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट नंबर 3 होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कहाँ दी हुई है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आई थिंक शेड्यूल 1 ऑफ द शेड्यूल्स में दी हुई है। उस शेड्यूल के लिस्ट नंबर 1 में जो भी मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। लिस्ट नंबर 2 में जो भी मैटर्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है कानून बनाने का। और लिस्ट नंबर 3 में जो भी मैटर रहते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं। उनमें जो भी मैटर्स दिए हुए हैं उन पे दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। दोनों को अधिकार होता है उन पे कानून बनाने का, दोनों इधर तालमेल बना के मिलके चलते हैं। ठीक है सर? ओके सर। तो सर अब अपन क्या पढ़ रहे थे कि सर वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो है वो, मैंने आपको कहा वैसे तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स सर वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है, गलत है, सट्टेबाजी करने को गलत माना गया अपने यहाँ पर। ठीक है सर। और बट सर इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र सर इनको वॉइड एग्रीमेंट से भी एक आगे कदम बढ़ के इलीगल एग्रीमेंट्स मान लिया गया है। सीधा यहाँ किया तो जेल में भेज दिए जाओगे। ओके सर। तो देखो गुजरात और महाराष्ट्र ने भी इस पे लॉ बना दिया ना, यानी कहीं ना कहीं या तो ये लिस्ट 2 का मैटर है या लिस्ट 3 का मैटर है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे इंटरफेरेंस किया, यानी कि क्रिमिनल लॉज बनाने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी है। यस सर। तो सर कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। वो अब दक्ष अग्रवाल पूछ रहा है क्या सर लॉटरी खेलना गलत नहीं होता है? लॉटरी वाला वेजरिंग एग्रीमेंट होता है क्या? मैं बोलता हूँ यस सर, लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। कैसे? 100 लोगों ने टिकट खरीदा, ठीक है, लॉटरी का, जिसका नंबर मैच किया उसको वो ₹1,00,000 का इनाम मिलेगा। ठीक है सर। सबने 100 रुपए का टिकट खरीदा, सॉरी 1000 लोगों ने खरीदा, कितने रुपए का टिकट खरीदा? सबने 100 रुपए का खरीदा, यानी कि टोटल पूल फंड कलेक्शन कितना हुआ? 10, कितना हुआ? 1 2 3 4, मान लो 10,000 लोगों ने 100 रुपए का खरीदा तो 10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। फर्स्ट प्राइस था